मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? यस प्लीज। क्या हम ओके, मैंने इस बात को जो है फिर मैं स्टार्ट करती हूँ फौरन। ओके, पहले हमें जो चीज खत्म करनी है हम वो खत्म करते हैं। अच्छा, मैं आप लोग से जो है एक वीडियो शेयर करूंगी, छोटा सा, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं समझा सकती, इसकी छोटी सी वीडियो बना के आज या कल सुबह तक मैं शेयर करूंगी। कोशिश तो होगी कि आज ही शेयर करूंगी। अच्छा, हमने जो है कल बात की थी अपने मटेरियल यूज्ड इन, जो मटेरियल्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रिकल बेसिस पर हमने मटेरियल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के। ठीक है, और ज्यादातर हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं, जब हमारे पास एटम सारी कंबाइंड होते हैं, या तो वो सॉलिड की शेप अख्तियार करते हैं या फिर वो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बन जाते हैं। और ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो सिमेट्रिकल पैटर्न पे होती है। दूसरी बात कि इनके दरमियान जो होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आपके पास जो मटेरियल थे, हमने उसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। तो हमने जो है इंसुलेटर्स की बात की थी। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कुछ नॉर्मल कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, और इसका मतलब है कि वहां पर होल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल्स जो थी इंसुलेटर्स की, हमारे पास इंसुलेटर्स की जो एग्जांपल थी वो रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल। फिर हमने देखा था कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स क्या करते हैं? कंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देखो, अभी तो आप लोगों को मैंने ये थोड़ा थोड़ा ये बताया, और बैंड गैप की बेसिस पर मैंने आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स का डिफरेंस बताया। अब आगे जब जाओगे तो आप लोगों को और सही तरीके से समझ आएगा कि क्यों कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और सेमीकंडक्टर्स की कम होती है, और क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से करने इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्टर्स में ज्यादा मिलते हैं और फ्री कंडक्टर्स में क्यों कम होते हैं, और आसानी से हमें वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते। तो एक कंडक्टर जो होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा से हाई होती है, क्योंकि ये ज्यादातर मेटल्स होते हैं, और मेटल सबसे ज्यादा अच्छे जो है बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास जो होता है कॉपर हो, सिल्वर हो, अल्मोनियम हो, इनके पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो कि लूजली बाउंडेड होता है अपने एटम से। क्यों लूजली बाउंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि आपके पास जो वैलेंस शेल में पाया जाता है वो उस एटम्स में, जो मेटल्स होते हैं उसमें जो है वो अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। जब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है तो उस और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है क्यों डिस्टेंस बढ़ेगा? क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तो आपके पास क्या होगा, जो है शेल्स बढ़ने की वजह से अब जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका जो है फासला न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक से वीक होती जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि वहां पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब वहां पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे होते हैं, लूजली बाउंडेड क्यों? क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटमोस्ट शेल में मौजूद है, सबसे बाहर वाली शेल में, तो वहां से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, तो ऐसे कंडक्टिव मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उनको एनर्जी कम देनी पड़ती है। जब एनर्जी कम देनी पड़ती है तो वो
से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो वो कहीं भी वो मूव कर सकते हैं, किसी चीज के साथ भी जाकर मिल सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दरमियान आते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की, लेकिन कंडक्टर्स के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि ये आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। क्योंकि आपके पास सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, वो कुछ मायनों में कम होते हैं। तो इसका मतलब है, मैं ये कह सकती हूँ कि कंडक्टर्स जो है इजीली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब दे देते हैं तो बहुत जल्दी वो अनस्टेबल हो जाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं देते हैं, तो वो अनस्टेबल नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात कि आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, तो वो कुछ अच्छा कंडक्टर होता है ना वो अच्छा इंसुलेटर होता है। क्योंकि जाहिर है अगर वो प्योर स्टेट में होगा तो ना वो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, बल्कि वो दरमियान होगी। सिंगल एलिमेंट जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स के, जिसमें आर्सेनिक, एसिटाइन, पोलोनियम, टेलेरियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। जिसमें आपके पास सेमीकंडक्टर जब कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, गैलियम नाइट्राइड है और सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉमन कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। अच्छा, अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करें सेमीकंडक्टर्स की लिहाज से, तो हम उसको उसके एटम्स की बेस पर कैरेक्टराइज करते हैं, जिसमें आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिंगल एलिमेंट्स, उसमें आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है। अब देखो मैंने आपसे लिखा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जो होता है उसमें उसमें 14 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आगे जाकर और बेहतर तरीके से समझ आएगा। और इसका जो होता है ये होते हैं 32। अब आपको आगे जाकर समझ में आएगा, दोनों में ही +4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी इसका मतलब है आपके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब बैंड गैप पे आ जाइए। बैंड गैप की जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको आगे यहाँ बताई थी कि ये क्या है, आपके पास ये वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड आपके पास एक ऐसा बैंड या ऐसा शेल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ मौजूद होता है? वैलेंस शेल में मौजूद होता है। जब आप उसको इतनी एनर्जी दे दो कि वो आसानी से कहाँ चला जाए? कंडक्शन बैंड में चला जाए। यानी कंडक्शन बैंड में क्यों जाएगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने का मतलब है कि अगर आपके पास, देखो अब इंसुलेटर्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो इसका मतलब है उनको मैं आसानी से नहीं बाहर निकाल सकती। तो होता क्या है कि ये बैंड गैप ज्यादा होता है। बैंड गैप का मतलब है यहाँ जो कंडक्शन बैंड है ना, अगर जो यहाँ इस कंडक्शन बैंड की एनर्जी इस वैलेंस बैंड से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब यहाँ अगर गैप अगर ज्यादा हो तो यहाँ की एनर्जी यहाँ नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उसको इतनी यहाँ से यहाँ एनर्जी मिल नहीं रही ना। बैंड गैप बढ़ गया है, यानी रुकावट हो गई है। ज्यादा गैप भी जो है यहाँ पर रुकावट का काम करता है। तो अब होता क्या है कि जब वैलेंस बैंड आपके पास कंडक्शन बैंड के दरमियान ये गैप जो है बैंड का ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी कंडक्शन बैंड से नहीं मिलती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए और ऊपर चला जाए। इसीलिए आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में रहते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई नहीं जा पाता। और फिर अब जहाँ आ जाइए सेमीकंडक्टर में, यहाँ पर गैप कम होता है। अगर यहाँ पर गैप कम है तो अब होगा क्या कि आपको ये जो कंडक्शन बैंड है, इसको जो है ये यहाँ पर वैलेंस बैंड है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जब इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी यहाँ से, तो क्या करेंगे? इजली यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ ये जाएंगे तो आपके पास होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, क्योंकि ये कैसा मटेरियल है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। क्या आपके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं। ये इतना बड़ा गैप है, वाइड गैप है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गया, तो ये खाली रहता है। जबकि यहाँ क्या होता है, और यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं। तो इनके दरमियान अब देखो ये तेरे इतने करीब करीब हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो इजीली हीट
गेन करके, एनर्जी गेन करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप किस पे, अब इस पे आ जाइए, कंपैरिजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर एटम टू द कंडक्टर एटम। अब हम कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हैं एक सेमीकंडक्टर एटम का और एक कंडक्टर एटम। मतलब है कि आपके एक मेटलॉइड आपने ले लिया है और एक प्योर मेटल ले लिया। ये आपके पास कॉपर एटम है जिसके आउट, जिसमें आपके पास टोटल 29 इलेक्ट्रॉन, और आपने सिलिकॉन ले लिया जिसमें टोटल आपके पास 14 जो है इलेक्ट्रॉन, या जब मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की, पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितने होता है, 10 होता है। 14 में से 10 की तो मैंने पेयरिंग कर दी, 4 बच गए। देखो ये तो कोर कहलाता है। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में मौजूद होते हैं, तो वो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास कोर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन बाकी आ गए, तो आप कह रहे हो +4 मतलब आपके पास आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास है, जो वैलेंस शेल है, उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे वो आपके पास वैलेंस शेल में जा चुके हैं। अब वहां वो जो है सरवाइव कर रहे हैं। अब होगा क्या कि आपके पास कंप्लीट हो गए 2 और 8, 2 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब है अब एक और चीज, टोटल तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 8 10, ये इनर शेल में मौजूद हैं। बाकी जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास वैलेंस शेल में मौजूद है। इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर मौजूद हैं लास्ट वाले ऑर्बिट में, तो वैलेंस कहलाएंगे। इसलिए इस पर इसके कोर पे कितनी कमी शो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की वो है, +4 इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ये। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखो, इसका जो है कॉपर का एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहली शेल में तो 2 हो गए, दूसरे शेल में 8 हो गए, कितने हो गए आपके पास 10, तो 29 में से कितने बचे, 19 बचे, 10 की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब थर्ड ऑर्बिट जो होता है 2n², देखो n आपके पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो थर्ड शेल में कितने आ गए, 18 आ गए, बचा कितना, सिर्फ एक। तो आपके पास ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आपके पास इसमें क्या गया, चौथा जो है ये चौथा ऑर्बिट है, इसमें आपके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो अब क्या है आपके पास, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आखिरी वाला शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ये सारे जो है ये इनर शेल्स काउंट होंगे, क्योंकि जो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल है वो कोर से बाहर का होता है। अब देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इनर शेल में मौजूद हैं, सिर्फ कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब बेसिकली चीज समझ लो कि है क्या, देखो यहाँ पर फासला कम है, न्यूक्लियस का इससे फासला कम है, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है इसने इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल दे रहा होगा, जो कि थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर इस आउटर मोस्ट फोर्थ आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ की सारी एनर्जी सिर्फ इसको मिल रही होगी, यानी कि सारी के सारी फोर्स, सारी की सारी एनर्जी किसको मिल रही है, इसको महसूस हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चारों में डिवाइड, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इसको फील हो रही हो। ठीक है ना, तो ये चारों आपस में जो है न्यूक्लियस से बाइंड है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर बाइंड हुआ है। दूसरी बात, इसका फासला इसके फासले से ज्यादा है, क्योंकि ये थर्ड शेल में है और ये फोर्थ शेल में है। देखो देखो ये कम करीब, ये ज्यादा दूर है और ये कम दूर है, तो इसका मतलब है आपके पास ये जो कॉपर एटम है, इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस सिलिकॉन के मुकाबले में आसानी, ज्यादा आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि मेरे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस न्यूक्लियस से बाउंड हुए हैं। ठीक है, और तीनों ही करीब, चारों ही करीब करीब हैं इसके मुकाबले में,
तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकालना ज्यादा जो है आसान होगा बनिस्बत सिलिकॉन एटम्स के। तो इसीलिए हम कह रहे होते हैं, देखो अगर किसी कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना निकालने की टेंडेंसी उसके अंदर होगी उतना ही वो अनस्टेबल होता जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, सिलिकॉन आसानी से अनस्टेबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है सिलिकॉन के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आप इसको कहोगे कि इसकी कंडक्टिविटी इसके मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ लिखी हैं, मुझे ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये कि आपके पास हमने ये कहा कि आपके पास इसकी एनर्जी, अच्छा ये आउटर मोस्ट शेल है, इस ये जो आखिरी शेल होता है इसकी एनर्जी इस शेल के मुकाबले में ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास ये जो थर्ड शेल है ये इससे करीब करीब है, तो ये जो है इस न्यूक्लियस से टाटी बाउंडेड ज्यादा होंगे बनिस्बत इस एक इलेक्ट्रॉन के। ठीक। फिर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर को जो है, एक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दरमियान कंपैरिजन दिखाया था। अब हम जो कंपैरिजन दिखा रहे हैं, एक मिनट, आपका नाम क्या है? 142 रोल नंबर क्या यहाँ मौजूद है? अच्छा, मैं बाकी स्टूडेंट को टेंटेटिव। सही। अब अगला हम स्टार्ट करते हैं। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम के दरमियान जो है ये अब दिखाया हुआ है दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब देखो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टिव मटेरियल है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें से जो यूज होता है दोनों के मुकाबले में, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कंपोजिशन में, वो सबसे ज्यादा सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्यों भैया? फिर इसलिए कि इसकी कंडक्टिविटी जो है, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है हमारे जर्मेनियम के मुकाबले में एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो इसकी जो है यहाँ पर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो आपके पास इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ शेल है। पीछे कॉपर में फोर्थ शेल था लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही था। अब ये सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, यहाँ पर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन फोर्थ शेल है। अब देखो यहाँ से फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू सिलिकॉन निकालना ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल है, और यहाँ से फासला होने ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों में जो डिवाइड होगी वो एज कंपेयर टू सिलिकॉन आउटर शेल की एनर्जी के फोर्स के से क्या होगी, कम होगी, और इस ऑर्बिट की एनर्जी इस ऑर्बिट से ज्यादा होगी। तो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाला जा सकता है।
तो कुछ सर्कमस्टेंसेस पे ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर आप इसको देखो, दोनों में ही हम ये कह सकते हैं कि चार चार इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू जर्मेनियम आपके पास यहाँ से सिलिकॉन थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, तो ये जल्दी इतनी ना तो ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब ये ज्यादातर आपके पास किस हालत में रहता है, स्टेबल स्टेट में रहता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन जो है मोस्ट कॉमनली यूज डायोड ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज होता है। और बोथ जर्मेनियम की जो है आपके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम में ये फोर्थ शेल में पाए जाते हैं, जबकि सिलिकॉन में थर्ड शेल में होते हैं। जो थर्ड शेल जो कि न्यूक्लियस से करीब होता है, दैट मींस इसका मतलब जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर एनर्जी लेवल्स में होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो देयरफॉर इनको निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि अगर आप यही प्रॉपर्टी अगर आप उसके लिए लगाओ, तो होता क्या है कि आपके पास जर्मेनियम जो है वो जल्दी अनस्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, जिससे कि सिलिकॉन में आसानी से जर्मिनेशन नहीं होती है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि आपके पास जो सिलिकॉन है वहां पर जो क्या कहा मैंने, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से बाहर जा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। जबकि ये जो थर्ड ऑर्बिट होता है ये न्यूक्लियस से करीब होने की वजह से इतनी जल्दी अनस्टेबल नहीं होता, इतनी जल्दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमको फ्री नहीं मिलते। ठीक है, दैट्स वाई आपके पास ये स्टेबल रहता है ज्यादा अरसे तक, तो इसलिए सिलिकॉन जो है मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टिव मटेरियल है। प्रॉब्लम होती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, 1 मिनट। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, मेरे यहाँ हर वीकेंड पर हमारे यहाँ जो है दावत हो रही है। और कजन की शादी भी है नेक्स्ट वीक, और मेरी मदर वहाँ गई है। और मैं मजे से जो है इस पूरे सेशन में, जब से आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की, मैं कहीं भी नहीं गई सैटरडे के दिन। 4 से 5 दावतें हमारे घर की ऐसी लगी। मैं कहीं भी नहीं गई, बाउंड आपके साथ रही हूँ कि आप लोगों का टाइमिंग और देना मुझे ज्यादा जरूरी, क्योंकि काम सबसे पहले होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। अच्छा, पीछे की चीज मैंने आप लोगों को ये समझा दी कि ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर। आप चलते हैं इस तरफ के, यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो आपको नजर आ रही होगी बहुत डिटेल्ड में लिखी हुई है। असल में ये जो है ये सारी डायग्राम के थ्रू बताने की चीज है कि आपके पास द वे मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑपरेट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी मटेरियल को समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट कैसे होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखो। लेकिन कोई भी डिवाइसेस
जो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, हम कभी भी इजीली उसके ऑपरेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो कितना करंट जो है हमें किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है, हमने क्या देखा, कंडक्शन देखी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, इसमें एक कंडक्शन देखी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, किसमें हमने हमने एक प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें होता क्या है, प्योर कंडक्टिव सेमी मटेरियल में एट टेम्परेचर, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, बैंड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपके पास जो है पहला शेल है, एक जो है फुल शेल। देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आपका सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो इनर शेल में पाए जाते हैं, 2 यहाँ, 8 यहाँ, तो 10 हो गए, बचे 4, तो वो थर्ड शेल में चले जाते हैं। और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट शेल आखिरी शेल होता है, थर्ड शेल। तो अब यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टिव मटेरियल में जो है बैंड गैप, तो यहाँ से यहाँ इसको एनर्जी मिलती है, इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उचक के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और अब हो क्या रहा है, अब इसको समझ लो कि होता क्या है। यहाँ देखो इसी डायग्राम को यहाँ देखो कि ये आपके पास वैलेंस बैंड यानी थर्ड शेल है, और ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड आपके पास वो हिस्सा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जाता है और फ्रीली कहीं भी स्पेस में चला जाता है, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, ये इस पूरे स्पेस पार्ट में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इस वैलेंस शेल में नहीं रहना चाहते, वो बाहर निकल जाते हैं, अपने एटम से फ्री हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होता है जो खुला स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब देखो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया फ्री होकर, तो यहाँ क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, यानी एक वैकेंसी खाली होगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, होल क्रिएट होना, यानी पॉजिटिव आयन का बन जाना। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर भी हो रहा है, तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया है एनर्जी डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ देख लो, यहाँ आपने 2 सिलिकॉन की शेयरिंग करवाई है। अब देखो यहाँ पर इनकी पेयरिंग हुई, बाकी तो अपने पास पेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ जो इनकी शेयरिंग हुई थी, यहाँ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, अगर मैंने उसको एनर्जी दी और वो बाहर निकल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो यहाँ पर भी क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है। तो यही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं, जब उनको इतनी एनर्जी मिल जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद उन इलेक्ट्रॉन्स को आप इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दो, तो वो क्या कर देते हैं कि वो उस वैलेंस बैंड में से निकल जाते हैं, वो अपने वैलेंस शेल में से निकल जाते हैं और जंप करके उस गैप से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ऐसे बैंड में चले जाते हैं जहां पर वो इजीली मूव कर सकते हैं, और वहां पर वो क्या बन जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को उन कंडक्शन बैंड में हम ये भी कहते हैं कि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया और इस डायग्राम में भी दिखाया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो आपके पास जो है, जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल जो है, वहां पर एक वैकेंसी खाली हो जाती है, और वैकेंसी को आप बोलते हो होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी बढ़ जाने की वजह से, एक्सटर्नल एनर्जी बढ़ने की वजह से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इसने यहाँ होल एक क्रिएट कर दिया, तो आप इसको कहते हो इलेक्ट्रॉन पेयर होल। और क्या होता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस भी होता है। कैसे, व्हेन अ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, होता क्या है कि आपके पास देखो, अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है ना, और देखो अब वो ज्यादा देर फ्री स्टेट में नहीं रहता, अगर उसने जितनी एनर्जी ली होती है, अगर उस एनर्जी को लॉस कर दे, तो वो वापस अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन का आना, यहाँ वैकेंसी का खाली होना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बनना। फिर वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी एनर्जी लॉस कर दे,
तो क्या होगा, वो वापस जो है वैलेंस बैंड में आएगा और जिस होल को उसने खाली किया होगा उसको फिल कर देगा। तो आप इस पेयर को तो कह रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर होल, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये आपके पास क्या है। अब देखो, मैंने आपसे रिकॉम्बिनेशन की बात की। पहले जो है इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी एनर्जी दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कि वो उसने इतनी एनर्जी ली कि वो अपने एटम से अलग हो गया और वो चला गया जंप करके वैलेंस बैंड में, वहां बन गया वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां पर बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर वही फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर पेयर क्या बना, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि वो जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, तो आपके पास जो है वहां पर होल क्रिएट हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर, तो वहां पर जो आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा वो आपके पास कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, फिर दूसरी चीज, वहां पर ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास, जब आप उसको एनर्जी देते हो वो एनर्जाइज भी हो जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो वो जो है टूवर्ड्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ एक्ट करता है। फिर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर ज्यादा देर नहीं रहता। ठीक है, वो वापस अगर उसकी एनर्जी कम हो जाए तो वापस वो अपने वैलेंस शेल में वापस आता है। उस वैलेंस शेल में वापस आता है तो उस वैकेंसी को जो उसकी वजह से क्रिएट हुई है, ये वैकेंसी, ये इसको फिल अप करने वापस आता है। तो उसने वापस आया, होल को फिल किया, तो वहां पर एक और करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, वो कहलाता है होल करंट। अब उसको ज्यादा तफसील से मैं अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ सकती हूँ। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन, अब यही इलेक्ट्रॉन आपके पास जब अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो वापस क्या होगा, इस वैकेंसी को फिल करने भी आएगा, जो कि इसने क्रिएट की थी जाने से पहले, जाते वक्त इसने क्रिएट की थी और आते वक्त इस वैकेंसी को फिल करेगा। तो वो कहलाएगी रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द होल। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जो क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आपने जो है अगर किसी इंट्रिंसिक मटेरियल को ले लिया, सेमीकंडक्टिव मटेरियल, और उसके ऊपर आपने हीट अप्लाई कर दी या उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाने की वजह से तो क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो वो वैलेंस शेल से अलग हो जाएंगे। और जब वो वैलेंस शेल से अपने अलग हो जाते हैं, देखो यहाँ से अलग हो गए, यहाँ अलग हो गए, तो जब अलग हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं और यहाँ एक वैकेंसी खाली हो जाती है आपके पास, इसको आप कहते हैं होल। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कैसा पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होल है। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि ये मूव करते हैं, जब मैंने आपसे कहा ना पोटेंशियल अप्लाई किया हमने सेमीकंडक्टिव मटेरियल का, ये देखो जैसे हमने एक ये मैंने एक सेमीकंडक्टिव मटेरियल लिया, इस पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करेंगे ज्यादा तेजी की वजह से, एनर्जाइज होने की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, तो सर्किट में मेरे पास एक टाइप का करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अब यहाँ पर वही हो रही है कि आपके पास ये वैकेंसी को फिल कर रहा है, कैसे, आपके पास एक और टाइप का जो है करंट होता है जो कहाँ मौजूद होता है, वैलेंस बैंड में होता है। लेकिन ये क्यों होता है, जब आपके पास होल्स क्रिएट हुए हों किसी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जो आपके पास उसके पार्टनर, दूसरे पार्टनर के पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, वो जो है ना उस होल को फिल करते हैं। ठीक है, उसको फिल करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस बताया, रिकॉम्बिनेशन में तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किस में चला गया है, कंडक्शन बैंड में चला गया, उस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन जब वो इतनी एनर्जी लॉस करता है तो सिर्फ जो है अपने वैलेंस शेल में वापस आता है और उस होल को क्या करता है, फिल कर देता है। लेकिन वहां पर कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ है। जबकि अब जब हम करंट की बात करते हैं ना, तो किस वजह से कर रहे हैं, आप फ्री टू मूव रैंडमली, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, वो तो वही मौजूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, वो तो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, फ्री टू मूव कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स स्टिल वैलेंस बैंड में रहते हैं
अपने एटम के साथ, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास होगा क्या, कि ये चीज मैं आपको बताती हूँ इस डायग्राम से। देखो, ये आपके पास पेयरिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि वो निकल गया इसमें से और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब होगा क्या कि ये जो वैकेंसी खाली हुई है, ये वैकेंसी वैलेंस शेल में खाली हुई है, और ये वाला आपके पास क्या है, वैलेंस शेल है। इसमें भी, इनके एतराफ में भी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये क्या करेगा कि जो वैकेंसी खाली हुई है उसके बराबर वाला, कहने का मतलब है कि आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और ये आपके पास होल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में जा चुका है यहाँ से। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब होगा क्या आगे, इस अ, जो है जहां पर जो होल्स क्रिएट होंगे, अगर मुझे, मेरे पास बैलेंस बैंड में मैं कह रही हूँ कि करंट यहाँ पर गुजर रहा है, तो कैसे गुजर रहा है, यहाँ जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्टिल इस वैलेंस शेल में मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, इनको जाके फिल करेंगे, वैकेंसी खाली हुई होगी, और फिर जब ये खाली हो जाएगा तो इसके साथ वाला जो है इसको फिल करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इस होल को फिल करने के लिए ये बराबर वाले से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये एनर्जी लेगा, इसको फिल करेगा। फिर ये खाली हुआ, इसकी वजह से ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मूव कर रहा है, राइट से उसे मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है और होल की फिलिंग हो रही है। तो आपके पास क्या होगा, सर्किट में करंट जो फ्लो होगा वो आपके पास होल की फिलिंग से होगा। तो यहाँ पर जो आपको करंट मिलेगा वो होल करंट मिलेगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए एन एंड पी टाइप मटेरियल की तरफ। तो एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं। अब देखो, मैं इसको ये कैसे समझाऊँ आपको, सेमीकंडक्टिव मटेरियल जो होते हैं, हम जैसे कि जानते हैं, वो प्योरली तौर पर कंडक्टर्स नहीं होते, तो उनके अंदर इतनी ज्यादा सलाहियत नहीं होती करंट को कंडक्ट करने की। तो वो लिमिटेड वैल्यू तक जो है हमें कंडक्ट करके देते हैं। इसलिए फिर उसने बात की कि अगर हमें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, आप देखो ना कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्टिविटी जो होती है उनकी एक लिमिट तक होती है, उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन देने की जो है सलाहियत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी इस लिमिट को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। और उसकी कंडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी हम इस तरीके से बढ़ाते हैं कि उसमें, ताकि हम उसका, अच्छा दूसरी बात ये आती है कि हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते ही क्यों हैं, वो इसलिए कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बढ़ा रहे हैं, हम उसको उसमें यूजफुल करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उस सेमी कंडक्टिव मटीरियल्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाते हैं, दिस इज डन बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे किसी आप चांदी के जूड़ी पर कोई सोने का पानी चढ़ा दो, तो वो चीज प्योर तो नहीं रही ना अब। और जब सोने के जो जूड़ी अब खवातीन पहनती हैं, या हम जो है जो मर्द हजरात होते हैं वो हाथों में जो है अंगूठियां पहनते हैं, तो वो भी प्योर जो है ना सोने की, या जो डायमंड की आप लोग जिस नगीने की आप लोग पहनते हैं, तो उसकी प्योर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि हम किसी प्योर चीज में किसी दूसरी इम्प्योर चीज को ऐड करें, तो वो क्या है, आपके पास एडिटिव इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो आपके पास जो होता है, अच्छा, सेमीकंडक्टर मैंने आपसे कहा दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक हो गया जो कि प्योर स्टेट होता है, अब दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक होता है जो कि इम्प्योर स्टेट में होता है। और अब उस ट्रिंसिक की भी दो टाइप्स होती है, एन टाइप और पी टाइप। अब ये कैसे बनते हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, हम अब जो है प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल ले लेते हैं और उसमें इसको कंडक्टिविटी और को बढ़ाने के लिए, यानी नंबर्स ऑफ होल्स एंड करंट्स को बढ़ाने के लिए देखो करते क्या है। अच्छा, ये हम कर क्या रहे होते हैं, एन टाइप और
टाइप मटेरियल असल में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके पास किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशंस के लिए। क्योंकि आपके पास नॉर्मली जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाए अचानक से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, यानी पूरी तरह हम उसको कंडक्टर्स नहीं बनाते। इसलिए क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं, तो अगर वहाँ हमें कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम उसकी हर चीज को कंट्रोल कर सकें। और जो कंडीशन ऑफ एडिंग, देखो अब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करना, वो आपके पास कहलाता है डोपिंग। और डोपिंग किस लिए होती है, इसकी वजह से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास करंट कैरियर्स भी दो टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। अच्छा, अब आपके पास दोनों कैटेगरीज को हम पढ़ते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, आपके पास कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जब उसने कहा ना इंक्रीज नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या लिया, एक प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया और उसमें आपने क्या किया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से मुराद है, अब देखो सिलिकॉन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कह रहा है आपने उसमें ऐसे एटम्स ऐड करने हैं, ऐसे एटम्स लेने हैं जो कि जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, 5, 5+5। आपने उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कौन कौन से हैं आपके पास, वो ग्रुप 5 से ताल्लुक रखेंगे, ठीक है, जिसके फास्फोरस है, एंटीमनी है, आपके पास बिस्मुथ है, ये वो जो है एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 5 से ताल्लुक रखते हैं, और इनको हम कहते हैं तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। पेंटावेलेंट, पेंटा मींस 5 होता है, ठीक है। अगर हम किसी, देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल ली हुई है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ क्लियर। अब जैसे ही 7:06 पर बताइएगा, 15 मिनट का ब्रेक करेंगे, मैं जल्दी से इसे थोड़ा सा खत्म कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास देखो ये क्या है, हमने ये लिया है एंटीमनी। एंटीमनी में आपके पास किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये 5th ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम होता है, इसका मतलब है इसमें कितने वैलेंस शेल पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 5, जबकि सिलिकॉन में कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है आपके पास कितने शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो इसकी वजह से आपके पास कितने पेयर्स बनने चाहिए, 4 पेयर्स बनने चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो है आपके पास एंटीमनी पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वहां के 4 इलेक्ट्रॉन्स और एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन में आपस में शेयरिंग की कोवलेंट बॉन्ड, तो वहां पर कितने पेयर बॉन्ड बनेंगे, वहां पर सिर्फ 4 बॉन्ड बनेंगे। यानी बॉन्ड की तरह से आपके पास कितने पेयर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयरिंग करती है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, और वो क्या करेगा, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, और वो जो है कंडक्शन बैंड में जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास हमने जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की सिलिकॉन में, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाएंगे, और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, तो आप इसको कहते हो एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाती है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स के, कौन तादाद में सबसे ज्यादा होंगी। अब देखो हम बात कर रहे हैं एन टाइप मटेरियल की, तो एन टाइप मटेरियल में आपके पास सबसे ज्यादा करंट कैरियर्स हैं, सबसे ज्यादा तादाद में कौन है, इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम पे आपने डोपिंग किया, यानी एडिशन की है, उसमें डाली है किसकी इम्प्योरिटी, आपने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की है पेंटावेलेंट एटम की, 5 की, ठीक है। एन
टाइप में सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि मेजोरिटी कैरियर्स में जब आप करंट कैरियर्स की बात कर रहे हो एन टाइप में, तो वहां पर मैंने आपसे बात की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब बहुत ही कम तादाद में आपके पास होल्स होंगे जो कि क्या क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होल करेंगे, थर्मली जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास जो होल्स है ना, वो आपके पास आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द, अच्छा। अब दूसरी बात ये आती है कि आपके पास वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तादाद में, इसका मतलब है आपके पास जो अगर होल्स जो थोड़े बहुत क्रिएट हो रहे हैं वो आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करने की वजह से नहीं है, बल्कि होल्स हमारे पास कैसे क्रिएट होते हैं, होल्स हमारे पास इसलिए क्रिएट होते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है क्या एक्ट करे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो के वैलेंस शेल में है वो चला जाए, अपने एटम से अलग हो जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो वहां पर आपके पास होल क्रिएट होता है। इसका मतलब होल की क्रिएशन नहीं डिपेंड नहीं करनी एडिशन ऑफ फिफ्थ ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, मैं अभी यही स्टॉप कर रही हूँ, यहाँ पर अभी अजान की थी, ठीक है। हम 15 मिनट का ब्रेक करते हैं और 6:30 पे, एग्जैक्ट 6:30 पे यहाँ वापस आते हैं, ठीक है। आज आप लोगों को इंशाल्लाह 7 बजे तक रिलीज कर दूंगी। बस थोड़ा सा और देख लिया बाद एक है टॉपिक। आप लोगों को मैंने अच्छा खासा वो पढ़ा भी दिया था पहले, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं डायरेक्ट उसके लॉ से न्यूमेरिकल तक जाऊंगी। थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो आप लोग सब भी नमाज पढ़ के आ जाइए, मैं भी नमाज पढ़ के आती हूँ 6:30 तक, फिर हम स्टार्ट ब्रेक ऑफ नमाज फॉर 15 मिनट्स।
आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम। होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोग के साथ। नाउ विल कंटिन्यू। हम पढ़ रहे थे मेजॉरिटी एन टाइप मटेरियल्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों से बात किया की थी एन टाइप मटेरियल हम कैसे बनाते हैं। हम एक प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल लेते हैं और उसमें हम ग्रुप 5 के जो एटम्स होते हैं, जिसमें आपके पास कितनी टेंडेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम इस तरह के पेंटावैलेंट एटम इम्प्योरिटी एटम लेते हैं जिसके अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक है। जब वो आप उसकी पेयरिंग करते हैं सिलिकॉन के साथ तो चार आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और आपके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनता है, क्योंकि हर तरफ से आपके पास देखो 4 सिलिकॉन है और इसके एंटीमनी के एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ पेयरिंग की और 4 पेयर्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। जबकि एक यानी कोवलेंट बॉन्डिंग के, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एंटीमनी का फ्री रह जाता है क्योंकि वो पेयरिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसका मतलब है आपके पास जो है ये जो अब इलेक्ट्रॉन की देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। देखो, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक वैकेंसी खाली हो जाती है होल की। इसका मतलब है वहां पर जो होल क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने से हुआ है, वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो है कंडक्शन बैंड में जाने से हमारे पास होल क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो होल्स जो भी हमें मिल रहे हुए हैं वो बेसिकली आपके पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड होने की वजह से नहीं मिल रहे, बल्कि उसकी असल बेसिक वजह क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाना, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाना, या मैं कहूँ दूसरे लफ्जों में उसकी शेयरिंग ना होना, उसकी पेयरिंग ना होना, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल को देखते हैं। पी टाइप मटेरियल आपके पास होते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, यानी आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ होल्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हो। ट्राई मीन्स होता है 3, इसका मतलब है कि वो एटम्स होंगे जिनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। और ये कौन से एटम्स हो सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। ये वो होते हैं जिसमें आपके पास ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं, यानी इसमें आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब ये बॉन्डिंग करेंगे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो मुझे वहां पर कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स पेयर मिलने चाहिए, वहां पर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मिलने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। और आपके पास जब है हुआ बोरॉन, बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, वो वहां पर हिस्सा नहीं ले सका, तो वहां पर क्या होगा, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई, तो वहां पर क्रिएट, तो ऑल 3 बोरॉन एटम है उसके तीनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यूज हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में, किसके साथ, जो कि आपके पास सिलिकॉन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन वहां पर रिजल्ट्स में हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास हो क्या रहा है, ये देखो, ये आपके पास ये क्या है, आपके पास बोरॉन है, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन की तो पेयरिंग सिलिकॉन के साथ हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल रहे हैं और एक खाली रह गया क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर सकता। तो ये जो खाली रहा है ना, ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये आपके पास बोरॉन एटम में एक्ट करेगा एज अ होल। तो इसका मतलब है आपके पास पी टाइप मटेरियल में किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी मेजॉरिटी में आपके पास करंट कैरियर्स कितने होंगे, होल्स, यानी इसका मतलब है आपके पास पी टाइप मटेरियल में सबसे ज्यादा होल्स मौजूद होंगे और एन टाइप मटेरियल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर आपके पास पी टाइप में सिर्फ होल्स ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि आपने एक पी टाइप मटेरियल पे इम्प्योरिटी ऐड की है
ऑल्दो द करंट कैरियर पी टाइप मटेरियल्स आर होल्स, तो वहां पर कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। क्योंकि वो क्यों मौजूद होंगे, क्योंकि जो होल्स क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेल भी क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हम ये कहेंगे जो होल की क्रिएशन हुई है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये देखो ये होल खाली रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का पेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये जो है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, और ये वाला जो पेयर है ये आपके पास एज अ होल एक्ट करेगा। लेकिन आपके पास देखो बोरॉन, अगर मैं एक और बोरॉन यहाँ पर लगा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसका बन जाएगा, बाकी तो दो दो बन जाएंगे। लेकिन सिलिकॉन का एक जो है बोरॉन के साथ बोरॉन में कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो पेयरिंग में नहीं हिस्सा लेगा, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीजें आपके साथ क्या होगा, ये चलती रहेंगी। अब आ जाता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कैसे क्रिएट होता है, आपने क्या कर लिया, आपने एक प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल ले लिया, आपने एक पीस ले लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है। उसके आधे हिस्से पर आपने क्या किया, पी टाइप मटेरियल की डोपिंग, पी टाइप मटेरियल जो है इसको इस पे पेंट, इसको पी टाइप मटेरियल बना दिया और आधे हिस्से को एन टाइप मटेरियल बना दिया। कैसे बनाया, यहाँ पर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, और यहाँ पर ऐड कर दिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो उनके ऐड करने से क्या हुआ, तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा पी टाइप मटेरियल, इस पे डोपिंग हुई है ट्राइवेलेंट की तो ये बन जाएगा पी टाइप मटेरियल, और यहाँ पे जो डोपिंग हुई है आपके पास पेंटावेलेंट एटम्स की तो ये बन जाएगा आपके पास एन टाइप मटेरियल। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, वो बाउंड्री क्या कहलाएगी, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और ये पीएन जंक्शन जो होता है एक डायोड की तरह काम है। इस डायोड का काम क्या होता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना, ठीक है। यानी होता है। अब जो ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी है वो मैं आपको डायग्राम के जाऊंगी कि हो क्या रहा होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपका जो है जब आप क्या क्या करते हैं, आप सिलिकॉन का एक ब्लॉक ले के आधे हिस्से पे डोपिंग करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और आधे हिस्से पे पेंटावेलेंट, तो वहां पर एक बाउंड्री क्रिएट हुई जिसको आपने क्या नाम दिया, पी एन जंक्शन डायोड का। रिजल्टिंग में आपको क्या मिल रही होती है, पी एन टाइप मटेरियल्स का पोर्शन मिल रहा होता है, जिसको आप क्या कह रहे होते हो, पी एन जंक्शन, और उसकी बेसिस पर आप क्या चीजें, डायोड, सर्टेन ट्रांजिस्टर, सोलर सेल्स और आईसी चिप्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बनते कहते हैं पी टाइप मटेरियल जिसमें आपके पास सिलिकॉन एटम्स और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सारी चीजें शामिल होती हैं। तो आप क्या करते हो कि जब आप इस पे इम्प्योरिटी एटम का ऐड करोगे ट्राइवेलेंट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल्स ज्यादा तादाद में होंगे। तो इसका मतलब है आपके पास जो है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, बेसिकली आपके पास ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पर आपने क्या ऐड किया, यहाँ पर आपने कौन सी ऐड की, यहाँ पर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किए प्योर सिलिकॉन पे, ठीक है। जब आपने ऐड किए तो वो इलेक्ट्रॉन जो है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जाकर जो है पेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में जाके वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। अब होता क्या है, अब आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब ये पीएन जंक्शन जब डायोड बन गया पीएन टाइप मटेरियल से, तो अब होता क्या है, जब यहाँ पर जो बाउंड्री क्रिएट हुई है दो रीजन्स की वजह से, तो ये दो रीजन की वजह से जो बाउंड्री क्रिएट हुई है, इस बाउंड्री को आप कहते हो डायोड, ठीक है। अब देखो पी रीजन में सबसे ज्यादा हमारे पास मेजोरिटी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, होल्स होते हैं जो कि एज अ पॉजिटिव एक्ट करते हैं, और जबकि जो यहाँ पर एन टाइप होता है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। पी रीजन में आपके पास होल्स तो होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि थर्मली जनरेटेड होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, होल्स ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से एन टाइप मटेरियल में ये पी है ये एन है, ठीक है, ये जंक्शन बना हुआ है आपका। ये जो एन टाइप मटेरियल है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ होल्स भी होते हैं जो कि थर्मली जनरेटेड होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर होल्स मेजोरिटी में है, और यहाँ के इलेक्ट जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद हैं। तो वो जब इस हिस्से पे जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से होल्स यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जब जहाँ इस पार्ट पे जाकर डिफ्यूज होना शुरू होते हैं, यहाँ के जो है होल्स वो यहाँ पे जाके डिफ्यूज होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर एक यानी यहाँ पर एक लेयर बनती है पॉजिटिव चार्जेस की,
एन रीजन में जो है आपके पास जो है लेयर बनती है पॉजिटिव चार्ज, जबकि पी टाइप रीजन पास जो है यहाँ पर जो लेयर बनती है वो नेगेटिव चार्जेस की बनती है। और इन दोनों की जो लेयर है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन की वजह से होती है। डिफ्यूज का मतलब है वो एक दूसरे पे जाके मिलना शुरू होते हैं। और जब हो बाउंड्री बनी, मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहाँ पर होल्स यानी पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं। तो ये क्या करेंगे, इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव आयंस की जो है लेयर क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ के होल्स जब एन रीजन में जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस की होल रीजन क्रिएट हो जाएगा, लेयर क्रिएट, ठीक है। अब जो लेयर क्रिएट हुई वो ये जो है ये लोग आपस में भी पता है क्या करेंगे, इनको अट्रैक्शन महसूस होगी तो ये आपस में जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाएंगी तो यहाँ पर आप वो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अब जो ये डायरेक्शन जो शो कर रहा है ना, असल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है आपके पास ब्लू कलर में, ठीक है। और यहाँ पर जो रीजन फॉर्म्ड हुआ है वो रीजन कहलाता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर्स। यहाँ पर नेगेटिव लेयर बनी, यहाँ पर पॉजिटिव लेयर बनी, उन दोनों की लेयर की वजह से हमारे पास जो ये जो मेन लेयर क्रिएट हुई है ये कहलाती है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो आपके पास अगर इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ, ये विड्थ यानी ये चीज जितनी ज्यादा हो उतना ही हमारे पास ये चीज जो है ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, यानी इस लेयर का बढ़ जाना हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। और ये लेयर जितनी ज्यादा कम होती है उतना ही हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग हम ज्यादातर रेक्टिफायर्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। अब चलते हैं कि डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बता दिया कि हमारे पास हो क्या रहा है, वहां पर बेसिकली आपके पास एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब आपके पास पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो जितने ज्यादा आपके पास एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पर, पी रीजन में, और वहां जाके होल से क्रिएट होते हैं। और आपके पास क्या बनता है यहाँ पर, ये देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पर जब होल से जाकर ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि नेगेटिव आयंस की लेयर कहलाती है। और जबकि पी एन जंक्शन जब फॉर्म्ड होता है तो आपके पास जो एन टाइप में जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो मैंने कहा कि वहां के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जब वहां जाके डिफ्यूज होना शुरू हुए तो वहां पर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ये देखो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ना तो ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा आपके पास यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके पास जब जो है ना, जब एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि अब यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से मजीद होल्स को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, जब ये डिप्रेशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो पॉइंट होता है आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस पॉइंट पे जाके आपकी जो है डिप्लेशन लेयर स्टॉप हो जाएगी, मतलब और जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पास क्या होगा कि वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ नहीं जा सकेंगे और पी टाइप में से होल एन टाइप में नहीं आ सकेंगे, तो वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। मैं यहीं पे बता रही हूँ, बिफोर द पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो जब पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो गया, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स लूज होकर कहाँ गए, जंक्शन की तरफ गए, वहां पर डिफ्यूज हुए और एक लेयर क्रिएट की, किसकी, पॉजिटिव चार्जेस की लेयर क्रिएट की। फिर इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव किए वहां से, तो होगा क्या कि पी रीजन ने अपने होल्स जो है लूज किए, कहाँ पर, एज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जब कंबाइन हुए तो वहां पर भी आपके पास एक लेयर बन गई नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है। कहाँ पर, पी टाइप रीजन में। पी टाइप रीजन में आपके पास जो क्रिएट हुई है लेयर वो नेगेटिव चार्जेस की हुई है, जबकि जो एन रीजन में जो क्रिएट हुई है वो पेंटावेल जो और जो आपके पास जो दूसरी लेयर क्रिएट हुई है एन रीजन में
की हुई है, ठीक है। ये दोनों लेयर जब आपस में कंबाइन होती हैं तो डिप्लेशन लेयर क्रिएट करती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इनका फैक्ट क्या है, ये फैक्ट जो डिप्लेशन लेयर जितनी ज्यादा डिप्लेट होती है, किसकी वजह से, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जाके आप जाके डिफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आसान लफ्जों में हम ये कह रहे होते हैं कि डिप्लेशन लेयर बहुत जल्दी फॉर्म्ड होती है और ये इतनी ज्यादा थिन होती है एज कम्पेयर टू एन रीजन और पी रीजन। हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, ये बहुत पतली है अपने पी टाइप और एन रीजन के लिहाज से, लेकिन ये बढ़ भी जाती है। अब अगर ये बढ़ जाए, किस वजह से बढ़ जाए, हैज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट, यानी कब तक एक्सटेंड हो, एक ऐसे पॉइंट तक एक्सटेंड हो जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट जब तक इस्टेब्लिश ना हो जाए। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फर्दर डिफ्यूजन जो है अक्रॉस द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जाके मजीद पी टाइप में जाके डिफ्यूज नहीं होते और होल जो है जाके जो है एन टाइप पे डिफ्यूज होके नहीं होते। तो वहां पर जो लेयर बन रही होती है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की नियर द जंक्शन, वो फॉर्म्ड होना बंद हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे थे, जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ये आपस में जाके डिफ्यूज होते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम्स की तरह एक्ट करते हैं, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स को जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है और डिप्लेशन लेयर क्यों बढ़ी, क्योंकि मजीद डिफ्यूजन होने से रुक जाती है और ये वो पॉइंट होता है जो कि कहलाता है आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास मूव establish there is no further diffusion created near the junction depletion layer is formed. A point is reached, पॉइंट कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस डिप्लेशन लेयर में अब रिपेल करते रहते हैं फर्दर डिफ्यूजन होने से। यानी अब क्या करते हैं कि जो नोटल यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इतने जमा हो जाते हैं ना कि यहाँ यहाँ नहीं आ पाते और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं। तो फर्दर डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में ही ये जमा हो जाते हैं और आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर की वजह से यहाँ पर एक बैरियर फॉर्म्ड हो जाता है। वो बैरियर फॉर्म होता है, वो क्या करता है, फर्दर डिफ्यूजन को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की रोक देता है। अब बैरियर, और वो बैरियर क्या होता है, वो बैरियर एक पोटेंशियल की तरह होता है। किस तरह काम करता है आपके पास, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आपके पास, जब आपने कहा ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जाके क्या हुआ है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जाके जब एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे, देखो ना अनलाइक चार्जेस है ना, तो अट्रैक्ट होंगे। जब ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, इनके अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आपके पास एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं, ठीक है। और वो फोर्स जो जाहिर है दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो इस वजह से क्रिएट होगी, और वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से क्रिएट हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी, ठीक है, जो कि आपके पास किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बैरियर का काम करती है, जो कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है कहाँ जाने से रोक रही होती है, वो जाने से रोक रही होती है पी रीजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा तादाद में होते हैं तो वो उसको रिपेल करते रहते हैं। इस वजह से फर्दर डिफ्यूजन रुक जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल ही कह रहे होते हैं। और पोटेंशियल बैरियर यानी डिप्लेशन जितनी जबरदस्त हमारे पास, वो पोटेंशियल डायोड काम का नहीं रहेगा। आज का ये चीज तो, ये टॉपिक तो यहीं खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक थोड़ा है, उसमें न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा है, जल्दी से मैं पढ़ा के आपको खत्म करती हूँ, फिर 7 बजे तक हम क्लास वाइंड अप करते हैं। कोई स्टूडेंट तो नहीं है, नहीं। बस खोलती हूँ। गाड़ी में जा रहा हूँ कि क्लास कैंसिल हो रही है, फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन हर क्लास कैंसिल हो रही है। जब आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं तो आपका नेट से चलेगा।
रास्ते का फर्क होता है, सिग्नल्स का इश्यू होता है। कहाँ गई प्रेजेंटेशन भाई, कहाँ खो गई? ओह सही सही बात है। एकदम मुझे समझ नहीं आती। खोल रही हूँ मैं, फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं लगी है हमें। पावर पॉइंट एक मिनट, प्रेजेंटेशन मेरी ऑनलाइन हो रही है, मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। चले अब जल्दी से कुछ शुरू करते हैं। हमने हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ लिया था, अब जल्दी से हम चलते हैं। अच्छा, हीट और टेम्परेचर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हीट जो है एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हम जो कि एक बॉडी से कोल्ड हॉट बॉडी से एक हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है। हीट की क्या होती है कि हीट फॉर्म एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। कभी ये टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है, कभी ये टोटली पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर क्या होती है? ऐसी डिग्री है बॉडी की जिसके थ्रू हम उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का पता कर सकते हैं। टेम्परेचर या पूरी तरह क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इट मींस उसमें मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब टेम्परेचर है क्या, किस तरह से, किस तरीके से आपके पास इसको डिफरेंस को आप कह सकते हो कि ये राइज करता है जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो, और ये गिर जाता है जब किसी बॉडी को कूल डाउन करते हो। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर का यूनिट आपके पास क्या होता है? केल्विन होता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्म मीन्स होता है हीट, और डायनामिक्स क्या समझ में आता है? डायनामिक्स की तरफ हम जाएं तो हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं। काइनेमेटिक्स सॉरी, हमारे पास जो मैकेनिक्स होती है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं बेसिकली कि किस ये जो फोर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मूव करने के पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं। जो फोर्स लगी थी वो किस टाइप की फोर्स थी, उस पर कितनी क्यों लग रही थी, कैसे लग रही थी। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होते हैं, अबाउट कॉजेज, अबाउट फैक्टर्स, यानी ये सब रीजनिंग के बारे में। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स का थर्म का मतलब होता है हीट। डायनामिक्स से आपको क्या समझ में आया कि किस वजह से, किस बुनियाद पे किसी बॉडी में हीट ट्रांसफर हुई, क्या रीजन था, क्या कॉज था। तो इन सबकी स्टडी को आप थर्मोडायनामिक्स, दो टाइप्स होती हैं थर्मल रिएक्शंस की। एक होती है आपके पास जो कि हम अगर एनर्जी के तौर पर बात करें तो दो टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी की हम बात करें तो वो रिलीज आउट हो जाती है, एनर्जी का किसी सिस्टम में से निकल जाना, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वहां पर गेन हुआ है, वो आपके पास हो जाएगा एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स रिलीज और थर्म मीन्स हीट, तो हीट का निकल जाना और एनर्जी का निकल जाना। और एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडो का मीन्स है एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द परफॉर्म द सॉर्ट ऑफ थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? वी फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स
एंड कॉन्सेप्ट, यानी हमें जो है अगर थर्मोडायनामिक्स की कैलकुलेशन, इसके परफॉर्मेंस, इसकी हर चीज को समझना है तो हमें कुछ फंडामेंटल्स लॉज, कुछ कॉन्सेप्ट्स को थर्मोडायनामिक्स के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास जो वर्क और हीट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, यानी उनका आपस में गहरा ताल्लुक है। किस तरीके से? हीट क्या होती है? आपके पास ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल मींस आपके पास हीट की होती है, ठीक है। हीट का ट्रांसफर होना बिटवीन टू बॉडीज, और वो कैसी बॉडीज हो? जिनके टेम्परेचर्स भी डिफरेंट हो और उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हो। ऐसी दो बॉडीज जिसकी एनर्जी डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, उनका हीट का एनर्जी में उनका जो है उनमें क्या होना? एनर्जी का ट्रांसफर होना आपके पास हीट कहलाता है। जबकि फोर्स क्या, वर्क क्या है? वर्क आपके पास क्या है? वर्क आपके पास असल में एक ऐसी फोर्स है जो कि यूज होती है आपके पास सिस्टम, बिटवीन सिस्टम या सराउंडिंग्स के, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम और सराउंडिंग। जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, मेरे सराउंडिंग्स में मेरा एनवायरनमेंट, तो वो क्या हो गया? एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम क्या है? मैं हूँ। तो इस सिस्टम, मेरे और सराउंडिंग्स के दरमियान जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा थ्रू फोर्स, वो कहलाता है वर्क डन। या मैं इसको ये ऐसे लफ्जों में कैसे कह सकती हूँ कि आपके पास इज नीड टू क्रिएट हीट एंड थर्मल ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। वर्क को हमने किस तरह से बताया? वर्क को हमने एनर्जी का ट्रांसफर होना बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या हम ये कह सकते हैं हीट को क्रिएट करने की जरूरत पेश आए या फिर उसको ट्रांसफर कर सकें। तो मतलब है वर्क और हीट इंग्लिश में एक्सचेंज एनर्जी के। देखो मैंने एक आपसे दो बातें करी। एक बात करी मैंने हीट और वर्क डन को, हीट और वर्क को इंडिविजुअल लगकर, कि हीट क्या है? दो बॉडीज के दरमियान एनर्जी का ट्रांसफर। और ऐसी दो बॉडीज जिसके टेम्परेचर्स और एनर्जी दोनों ही डिफरेंट हैं। वर्क क्या है? वर्क एक ऐसी फोर्स है जो कि मजबूर करती है किसी भी एनर्जी को बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान ट्रांसफर होना। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वर्क एंड हीट एंटर अगर एक साथ मिल सकते हैं कि वो एनर्जी को ट्रांसफर ना करें बल्कि एक्सचेंज कर लें, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को जो कि दो कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिएट हुआ है, एक मैंने आपको बताया है दोनों जिसमें एनर्जी चेंज हुई, और एक मैंने आपको बताया है इंडिविजुअली जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई। ऐसे टॉपिक को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, और इनके इंटरेक्शन को, हीट एंड अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी के इंटरेक्शन को साइंटिफिक स्टडी के तौर पर, ये सब कहलाता है आपके पास थर्मोडायनामिक्स। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इसमें हम क्या बात कर रहे थे? रिलेशनशिप बिटवीन के वर्क एंड हीट के रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं। अब हमने जो है दो बातें कर ली, दो कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि हम यूज करेंगे लिंकिंग फैक्टर जो है मेन, जो कि क्या कहलाता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी मेरी खुद की अपनी एनर्जी, मेरे अंदर भी तो कुछ ना कुछ मौजूद एनर्जी होगी ना। अब मैं पूरे दिन कुछ खाऊं पीऊं नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे अंदर एनर्जी रहेगी, तभी मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट करूंगी, कुछ परफॉर्मेंस दे सकूंगी। या मैं कह सकती हूँ कि मेरी विल पावर या मेरी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो मेरी अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। और एनर्जी जो होती है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि वो तो या तो कन्वर्ट हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में, या वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। इंटरनल एनर्जी को आप किस तरीके से बता सकते हो? ये इस तरह की एनर्जी होती है, इट्स ऑल द एनर्जी विद इन अ गिवन सिस्टम, यानी किसी भी गिवन सिस्टम में जो भी पूरी की पूरी एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की आप बात करते हो, ठीक है, वो क्या है आपके पास? इंटरनल एनर्जी ही है। दूसरे तरीके से आप ये बात कर सकते हो कि आपके पास दो अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्डिंग की, तो वहां पर एनर्जी भी स्टोर होती है। तो वो जो बॉन्डिंग हुई, वहां पर एनर्जी जो स्टोर हुई, वो अपने सिस्टम में ही उसकी अपनी क्रिएशन हुई है, वो बाहर से कुछ नहीं हुई है। तो इंटरनल एनर्जी अपने खुद की अपनी एनर्जी होती है इटसेल्फ, बाहर से वो क्रिएट नहीं होकर आती। अच्छा, इनके इंटरेक्शन की वजह से, किसके इंटरेक्शन की वजह से? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर होना या कन्वर्जन होना एवरी टाइम में, या फिर सिस्टम में आपके पास इनका चेंज आना,
ठीक है, कि कैसा चेंज हो जाए, यानी हीट और वर्क और इंटरनल एनर्जी आपस में इस तरह रिलेट करें, या तो वो चेंज हो जाए, उनमें चेंज क्रिएट हो जाए यानी एक्सचेंज हो जाए, या ट्रांसफर हो जाए, या कन्वर्ज हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एनर्जी क्रिएट हो रही हो या फिर वहां पर कुछ और काम हो रहा हो, बल्कि आपके पास उस एनर्जी में लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट की तरफ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से एक दूसरी बॉडी में बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, किसके इंटरेक्शन की वजह से, यानी एक दूसरे के रिलेट होने की वजह से। किसके रिलेट होने की वजह से? हीट, जिसको हम कह रहे होते हैं को वर्क डन कहते हो, इंटरनल एनर्जी यानी सिस्टम की। बट एक चीज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस के थ्रू। अब इस बात है जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? डेल्टा यू आपके पास कहलाती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होता है? आपके पास वो हीट होती है जो कि बिटवीन सराउंडिंग्स के होती है, ठीक है, यानी सिस्टम ने अपनी कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स को दे दी और सराउंडिंग्स की कुछ एनर्जी सिस्टम की, तो ये एक्सचेंजिंग होती है। लेकिन अगर ट्रांसफर होना हो, ट्रांसफर हम किसको कहते हैं? ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन एक्सचेंजिंग क्या होती है? एक्सचेंजिंग दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इक्वली पार्टीशन होती है। अच्छा, हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी, तो अब आपके पास ये क्या चीज रह गई? ये आपके पास मैंने आपसे कहा कि W क्या है? वर्क डन है। वर्क डन और एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सिस्टम, ठीक है। W में आपके पास, अगर वर्क डन में आपके पास ये किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ अ प्रेशर अप्लाई बाय वॉल्यूम। P आपके पास प्रेशर है, प्रेशर आपके पास लिखा है एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर की तरफ से प्रेशर जो हो, और वो उसको आपने नेगेटिव पुट किया। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होती है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बताने का मकसद ये है कि हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। डेल्टा वी क्या है? आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है। अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये एक स्लाइड है, उसके बाद लास्ट स्लाइड है। एक सिस्टम में बात की है कि एक गैस सिस्टम है जिसमें गैस मौजूद है, उसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है तो आपके पास किसमें चेंजेस आएंगे? अच्छा, हमारे पास दो लॉज होते हैं, एक कहलाता है चार्ल्स लॉ, एक वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी अगर आप किसी सिस्टम में जितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर में आप उस सिस्टम पे लोड बढ़ाते जाओ, फोर्स बढ़ाते जाओ, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाती जाऊंगी तो इसका मतलब है वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास, हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें हमारे पास गैस का जो प्रेशर है वो जो है क्या है? कांस्टेंट है। सिस्टम क्या है? गैस पे है। इसका मतलब आप इस तरह ले लें कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने गैस भर ली, तो वो कंटेनर क्या होगा? सिस्टम हो जाएगा। और सराउंडिंग्स क्या होगी उसके? ऐसे सराउंडिंग की चीजें। अब उस सराउंडिंग से अराउंड द सिस्टम एनर्जी में लॉस हुआ 62 जूल का, ठीक है। तो और फिर सिस्टम पे वर्क डन हुआ है कितना? 474 जूल का। अब वो कहता है इंटरनल एनर्जी क्या है? तो उसने क्या किया? द सराउंडिंग्स अराउंड द सिस्टम, उस सिस्टम के अराउंड जो सराउंडिंग्स थी उसने उसको कितनी एनर्जी का, सराउंडिंग्स में एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो 62 जूल हुआ है। इसका मतलब है कि जो हुआ है जब इस सिस्टम ने उस एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। तो फाइंड, अब हम इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो, अगर सिस्टम अपनी एनर्जी लेता, एनर्जी का मतलब है हमारे पास जो एनर्जी होती वो नेगेटिव होती, ठीक है। लेकिन अभी सिस्टम ने क्या किया है? अभी सिस्टम ने जो है सराउंडिंग से अपनी एनर्जी को खोया है, तो इसका मतलब पास जो है रिजल्ट में वर्क भी परफॉर्म हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, आपने इसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, आपने एक कंटेनर ले लिया, उसके ऊपर आपने फिर कांस्टेंट रखा, लेकिन अगर मैं सिस्टम को एनर्जी सप्लाई दे रही हूँ तो उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली मेरे पास अगर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है वहां पर वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। अब देखो ना, सिस्टम की सराउंडिंग से उसकी एनर्जी में लॉस आ रहा है, लेकिन सिस्टम की एनर्जी 62 जूल। अब वो सिस्टम की एनर्जी की बात करता है तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही कहता है कि एनर्जी क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है। इसका मतलब है जो कुछ भी लॉस होता है वो सराउंडिंग्स की
में लॉस होता है। तो आपके पास क्या हुआ है, सराउंडिंग्स की एनर्जी लॉस हुई है, जबकि सिस्टम में वो ही एनर्जी क्या की है, गेन कर ली है। तो इसका मतलब है सिस्टम ने एनर्जी गेन की, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी। दिस सराउंडिंग्स और कुछ वर्क डन हुआ सिस्टम पे, क्योंकि क्या किया, मैं गर्मी में बाहर निकल तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, मुझे गर्मी ज्यादा लगेगी, तो मेरे पास क्या होगी, मैं एनवायरनमेंट से अपने अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगी। ठीक है, तो ये एनर्जी ठीक है कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही थी कि ये कैसे हो सकता है। तो आपके पास Q और W क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपके सिस्टम पर काम हुआ है। सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी लेके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, जबकि सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो गई, उसमें लॉस पैदा हुआ। तो आपके पास सिस्टम ने हीट एनर्जी गेन की और वर्क डन परफॉर्म हुआ। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q आपके पास क्या है, 62 जूल, दोनों ही पॉजिटिव है, वर्क डन है 424, दोनों को ऐड किया 536 जूल आ गया, पॉजिटिव है क्योंकि वर्क डन पे काम हुआ है। अब है लास्ट प्रॉब्लम, इस सिस्टम में ये कह रहा है, देखो लास्ट प्रॉब्लम में इसने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन मिल रहा था। अब उसने वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिया, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया इसका मतलब है डेल्टा वी जीरो हो गया, और अगर डेल्टा वी मेरे पास जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पर आपके साथ W है माइनस पी डेल्टा वी। अगर आपके पास डेल्टा वी ही जीरो हो गया, ये चीज ही जीरो हो गई, तो इसका मतलब है वहां पर कुछ वर्क डन ही नहीं हुआ, वर्क डन जीरो हो गया। अब उस सवाल में पूछता है कि आपके पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिस्टम के सराउंड जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी 45 जूल। इसका मतलब है अब सिस्टम ने क्या किया है, एनर्जी में लॉस पैदा किया है, और सराउंडिंग से उस एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसका मतलब है अब सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, एज अ नेगेटिव एक्ट करेगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द साइन ऑफ हीट फॉर द सिस्टम, सिस्टम की जो हीट है उसका साइन क्या होता है। देखो उसने क्या कि अराउंड द सिस्टम इन जो है एनर्जी बढ़ी है, सिस्टम के अंदर एनर्जी नहीं बढ़ी है, सिस्टम के अक्रॉस जो सराउंडिंग्स है उनकी एनर्जी बढ़ी है। तो इसका मतलब है Q आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब Q आपके पास क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज डेल्टा यू इक्वल टू, आपके पास डेल्टा यू थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, अब W तो आपके पास जीरो हो गया, तो आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, Q के बराबर आ जाएगी, आ गई आपके पास बराबर। कैसे, ये देखो ये पुट किया आपने, ये चीज जीरो है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसके बराबर गई, पूरी की पूरी हीट के बराबर है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने जो आपको सारी बातें बताई है ना वो सारी जबानी यहाँ पर लिखी है, तो मैं ज्यादा उसको रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा कि सिस्टम की एनर्जी में लॉस पैदा हुआ है, तो वो सिस्टम की एनर्जी जो थी Q बिहेव करेगी एज अ नेगेटिव, क्योंकि उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, सिस्टम ने अपनी एनर्जी निकाल दी है और सराउंडिंग्स ने उसको एब्जॉर्ब किया है। तो डेल्टा यू आपके पास सिस्टम की एनर्जी जो निकल गई है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 45 जूल, और ये वो एनर्जी होगी जो कि आपके पास सिस्टम ने अपनी लॉस कर दिया। यहाँ तक आज का टॉपिक खत्म होता है। छोटा सा एक वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगी आज आज या फिर कल सुबह तक। सिलेबस हमारे यहीं तक कंप्लीट होता है और आप लोगों के साथ मेरी क्लास भी यहाँ खत्म होती है। अब नहीं पता आप लोगों के साथ आगे राब्ता कब तक कहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और क्लास भी ख़त्म होती है। मैं आप लोग की अटेंडेंस जल्दी से ले लेती हूँ। मिस फाइनल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें।
मिस फाइनल की इम्पोर्टेंट बताते हैं। अच्छा, मैं नाम ले रही हूँ। सैयदा अरीबा फयाज, मोहम्मद अरसलान, एहसाम अल अखलाक, एहसाम अखलाक, मुजना बतूल, उस्मान वासिफ, साइम फुरकान, फिर है अब्दुल रहमान, वाजिद अली, मोहम्मद तहारिज, आसिम अंसारी, अनीसुर रहमान, उज़ैर अली उस्मानी, फ़ाइज़ा करीम, सैयद अब्दुल अहद, सैयद अशद बिन शाहीन, मोहम्मद साद, गौहर शफीक, मोहम्मद ताहा खान, हमजा बिन तारिक, रमशा, मोहम्मद तलहा, हिदायत उल्ला, हसनैन आलम चौधरी, तैयब अली तूर, मुश्तबाद मोहम्मद रज़ा, और मोहम्मद मास खान, मोहम्मद ज़ियाद, बिलाल कदीर, मारिज हसन खान, ज़ुबैर अहमद, और मोहम्मद महमूद, और मोहम्मद अहमद हुसैन, अली मोहम्मद, सैयद दानियल एहसन, बासिद अब्बास, मोहम्मद खुबैब, मोहम्मद तहा खान, मोहम्मद फराज, राहुल राय, मोहम्मद अतीब खान, मोहम्मद खिजर खान, अनवारुल हक सिद्दीकी, और फारूक अब्दुल्ला बुरेरो, अब्दुल मन्नान शेख, मोहम्मद हमजा रज़ा। बस ये नाम है। मेरे ख्याल से कोई का नाम नहीं बचा जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो। अब आप लोग क्लास लीव करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ टाइम अच्छा गुजरा। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। क्लास लीव करना आप लोग शुरू कर दीजिए अब। मैं सैयद दानियाल एहसन आए हैं नाम। आप लोग क्लास से लीव करना शुरू कर दीजिए। बाकियों को नहीं जाना? जाएंगे तो मीटिंग खत्म होगी ना।
तुम भी जाओ।